जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज 17 नवंबर 2022। आज जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लेंगे। साथ में हम क्या करते हैं, साथ में हम जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, यानी कि क्वेश्चन फॉर्मेटिंग जिसको कहते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं करंट अफेयर्स के लिए, यानी कि समसामयिक की घटनाक्रम के लिए। क्वेश्चनों की संख्या अमूमन 25 से 30 तक होती है। अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चनों की संख्या होती है। ये 10 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। बहुत ही निर्णायक है ये किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको कोई भी परीक्षा पास करनी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, तो उसमें ये हिस्सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो ये कैसे करें, कहां से करें? लगातार हम डेली डोज प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ये कि 15 से 20 मिनट से 25 मिनट के बीच में आपको लगभग जितने पूरे दिन के क्वेश्चन या एक दो दिन के क्वेश्चन जो होते हैं, उनको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आपके सामने हम रखते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से आपको एनालिसिस उसका करना है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो अमूमन हम डेट के रूप में लेते हैं, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। विश्व प्रेस प्रिंटिंग प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि ये स्वतंत्रता दिवस मनाया कब जाता है। ठीक है, तो ये 16 नवंबर, हर वर्ष 16 नवंबर को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मेनली ये है कि जो प्रेस है हमारी, प्रेस के स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जागरूक हो, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको बताया कोई भी डेज जो मनाया जाता है वो इसीलिए मनाया जाता है कि उसकी जागरूकता बढ़े, जन आंदोलन के अंदर, जन के अंदर उसकी आपको जो है जागरूकता बढ़े, लोग समझें कि प्रेस स्वतंत्रता क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। तो ये क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। मेनली ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि कब मनाया जाता है। 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, इस तरीके से ऑप्शन होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। 16 नवंबर अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं आता है तो फिर चीजें आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक है डिजिटल शक्ति अभियान स्टार्ट किया गया 4। ठीक है, डिजिटल शक्ति अभियान स्टार्ट किया गया। शक्ति अभियान स्टार्ट किया गया है। यह है डिजिटल शक्ति अभियान। क्या है ये? 4 है, 4 नंबर पे चौथा, 40 ऐसे करके लिखेंगे 4, यानी कि डिजिटल शक्ति अभियान 4। अच्छा, अब ये क्या पूछ सकता है ये कि किसके द्वारा इस अभियान को स्टार्ट किया गया है? तो महिला आयोग के द्वारा। ठीक, महिला आयोग के द्वारा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक, महिला आयोग के द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया गया है, प्रारंभ किया गया है। अच्छा, डिजिटल शक्ति अभियान प्रारंभ क्यों किया गया है? मेनली जो महिला हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको डिजिटली रूप से अवेयर करने के लिए, डिजिटली रूप से जागरूक करने के लिए, ताकि वो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें या जितनी भी योजनाएं हैं उनके कम से कम ऐप जो होते हैं उनके बारे में जान सके, डिजिटली काम कर सके, कंप्यूटर को समझ सके किस तरीके से किया जाता है, उसकी जागरूकता के लिए ये डिजिटल शक्ति अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन, तो इसका उद्देश्य अगर पूछ लेगा कि डिजिटल शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है, तो लिखा होगा कि डिजिटल रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण करना, इस तरीके से ऑप्शन हो सकता है, या महिलाओं के कंप्यूटर ज्ञान के लिए, इस तरीके का ऑप्शन हो सकता है। वो किसी भी तरीके का ऑप्शन बना सकता है एग्जामिनर, लेकिन उसमें होगा क्या, कंप्यूटर शिक्षा से रिलेटेड होगा, डिजिटल शिक्षा की बात करेगा, वही ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड के द्वारा जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय था, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय था, ठीक, जिसको हाई कोर्ट इंग्लिश में कहते हैं, हाई कोर्ट, ये कहां पे था? उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में था। अभी तक क्या है, उत्तराखंड का नैनीताल के अंदर था। ठीक, नैनीताल में था, जिसको ट्रांसफर करके हल्द्वानी लाने की बात की गई है। ठीक, अभी ये आया नहीं है, लेकिन हल्द्वानी लाया जा रहा है, ये एक सूचना। ठीक है, तो कहां से ट्रांसफर करके कहां लाया जा रहा है? तो नैनीताल में है, उसको हल्द्वानी, ये भी एक जिला है उत्तराखंड का ही, हल्द्वानी, जहां पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय। इसके रीजन क्या हो सकते हैं? इसके रीजन ये हो सकते हैं कि नैनीताल बहुत ही ऊंचाई पर है,
जहां आवागमन में थोड़ी दिक्कत होती होगी ऐसा लगता है, हल्द्वानी थोड़ा सा प्लेन है तो हो सकता है कि ए रीजन हो ताकि वहां पहुंच आसानी से हो सके, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने कोशिश होगी कि ये इसका ट्रांसफर करें उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट उत्तराखंड के हाई कोर्ट का को अब जो है हल्द्वानी में बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीति आयोग का एक पूर्व सदस्य नियुक्त किए गए। ठीक, नीति आयोग के एक पूर्व सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। ठीक, कौन से सदस्य हैं? पूर्णकालिक मतलब ये जब तक काल रहेगा तब तक ये सदस्य। इनका नाम है डॉक्टर अरविंद विरमानी। क्या नाम है इनका? डॉक्टर अरविंद विरमानी। ठीक, विरमानी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये है नीति आयोग के सदस्य कौन है? डॉक्टर अरविंद विरमानी। नीति आयोग पर बात हुई इससे पहले, कई बार आपसे बात हुई। ठीक, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल शील्ड योजना है, ग्लोबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शील्ड योजना क्या है? ग्लोबल शील्ड योजना क्या है? ये G7 देश जो है, G7 देश इनके द्वारा लाई गई है। ठीक, G7 देश इनके द्वारा ये योजना, ग्लोबल शील्ड योजना लाई गई। ग्लोबल शील्ड योजना के अंतर्गत है क्या चीज? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में ग्लोबल शील्ड योजना निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा लाई गई है? तो G7 है। ठीक, ग्रुप 7। अब ये ग्लोबल शील्ड योजना क्या है? मेनली जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, यानी कि डिजास्टर आते हैं, उनको उनकी पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से बात करके और उनके लिए फंड की बात करें। G7 क्या है? फंड, पहले ही फंड अलॉटेड करेगा, जहां ना ये लगता है कि बाढ़ आने वाली है या चक्रवात आने वाला है या किसी तरीके का डिजास्टर हो जाता है, अर्थक्वेक आता है, तो उनके लिए पहले से ही एक शील्ड की तरह काम करेगा। क्या? उसके लिए फंड अलॉटेड किया जाएगा और उस योजना के ऊपर इस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। उसी से संबंधित है ग्लोबल शील्ड योजना, जो G7 देशों के द्वारा लाई गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिए किसके द्वारा लाई गई है। इसका क्या है? डिजास्टर को मैनेजमेंट करना। जैसे अब कोई डिजास्टर आप रोक तो नहीं सकते, कोई बाढ़ आ रही है, कोई अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन ये है कि जो उसमें क्षति हो रही है, जो उसमें नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई या उस पर आप जो है मैनेज कर सकते हैं, उसको जो है आप मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए ये ग्लोबल शील्ड योजना है। ठीक है, अब अगला ये देख लीजिए, हमारा एक अवार्ड है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। ठीक, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। ठीक, अचीवमेंट पुरस्कार है पुरस्कार। अब ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया किसको गया है? ठीक, तो ये किसको दिया गया? कार्लोस सौरा है, कार्लोस सौरा है। ये कौन? ये एक स्पेन के जो है फिल्म मेकर है। ठीक, निर्देशक हैं, फिल्म बनाते हैं। ये कहाँ के? स्पेन के बहुत ही बढ़िया फिल्म मेकर है। ये फिल्म मेकर है, फिल्म बनाते हैं। उनको जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 का दिया गया है। ठीक है, 2022 का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है 2022 का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ध्यान देने की जरूरत है आपको। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे फैक्ट हैं, इनको बहुत ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन ये आएंगे। अब एक इंडेक्स है, इंडेक्स बार बार पूछा जाता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडेक्स 2023 का। ठीक, 2023। इसमें भारत का स्थान क्या है? सीधे सीधे पूछेगा कि भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 8वां स्थान पे। भारत कितने स्थान पे? 8वें स्थान पर भारत है। ठीक, 8वें स्थान पर भारत है। तो ध्यान रखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में
भारत का स्थान क्या है, ये 8वें नंबर पे है। ठीक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2023 का, ये 8वें, भारत का स्थान क्या है, 8वें नंबर पे है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार मैंने आपको बताया कि जहां भी एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। अब हाल ही में भारत के अंदर एक दिखावा है, जैसे पंजाब के अंदर फायर आर्म्स के सर्वाधिक प्रदर्शन। ठीक, जो फायर आर्म्स है मतलब बंदूक, फायर आर्म्स मतलब बंदूक, अलग अलग टाइप की बंदूक, अलग अलग टाइप के गन। अगर आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर अभी सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी, वो कहा जाता कि एक तरीके से गन दिखावा, गन कल्चर भी कहा जाता है, गन कल्चर भी इसका शब्द यूज किया जाता है, गन कल्चर की वजह से हुई। क्योंकि वो लगातार जो है अपने, पंजाब के अधिकतर सिंगर हैं वो अपने अपने जो गाने, अपने सॉन्ग है उसमें खूब सारे बंदूकों का यूज करते हैं, दिखाते हैं बार बार। तो पंजाब सरकार ने क्या किया है कि इस कल्चर पर बैन लगा दिया है, यानी कि बंद कर दिया। इस तरीके का कोई भी कार्य अब नहीं किया जाएगा पंजाब के अंदर। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर फायर आर्म्स कल्चर पर या बंदूकों के दिखावे पर बैन लगाया गया है, या संगीत के अंदर या गानों के अंदर बंदूकों के दिखावे पर बैन किया गया है, तो आप क्या होगा, पंजाब होगा। पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने वहां पर ये फायर आर्म्स बंदूकों का जो दिखावापन है उसके ऊपर, उसके प्रदर्शन पर या प्रदर्शन नहीं करेंगे उस पर बैन लगा दिया है। ठीक है, तो आज का लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया है, और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी ले आते रहेंगे आपके लिए। कोशिश करते रहेंगे कि बेहतर तरीके से कर सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। जय हिंद, नमस्कार।